हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक रिएक्शन एंटरटेनमेंट चैनल। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा वीडियो है आप सबको तो पता ही है, जो अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ प्लेन क्रैश का। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे प्लेन क्रैश हुआ, किस वजह से हुआ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इस एग्जैक्ट सेम प्लेन में पहले भी दिक्कतें आई थी। 4 साल पहले नवंबर 2021 में ये प्लेन लंदन से हैदराबाद आ रहा था कि फ्यूल लीक की वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी टर्की में। बोइंग की जिस फैक्ट्री में प्लेन्स बन रहे थे, उस फैक्ट्री के वर्कर्स से जब अंडर कवर जाकर पूछा गया क्या आप इस प्लेन में कभी ट्रैवल करना चाहोगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। Did you fly one? ओके, You won't fly one. इन एम्प्लॉयज ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर्स के अंदर खराब पार्ट्स लगाए गए हैं। कई बार मेटल्स के टुकड़े जैसा मलबा इन प्लेन्स के अंदर ही छोड़ दिया जाता है और इन वायलेशंस को ना रिपोर्ट करने का इन पर प्रेशर बनाया जाता है। वहां काम करने वाले क्वालिटी मैनेजर ने सीधा अपनी पत्नी से कहा था कि आज के बाद वो कभी किसी ड्रीम लाइनर में ट्रैवल नहीं करेंगे। ओके। 2012 और 13 के बीच में 11 ऐसे प्लेन्स डिलीवर किए गए थे जिनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि सिंथिया किचन्स का कहना था कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर के ठीक 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोडिंग बे से बाहर निकलती है। अब वैसे तो इसे दोपहर के 1:10 पर ही लंदन के लिए उड़ान भर लेनी चाहिए थी, लेकिन आज ये फ्लाइट लेट थी। यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर हवाई जहाज, और इस दिन ये इस प्लेन की पहली फ्लाइट नहीं थी। इससे पहले करीब 12 घंटे पहले ये प्लेन पेरिस से दिल्ली आया था और फिर सुबह इसने दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट ली। इसी फ्लाइट में बैठे थे एक पैसेंजर आकाश वत्सा, जिन्होंने एक बड़ी ही अजीब चीज नोटिस करी। इन्होंने देखा कि प्लेन के विंग फ्लैप्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे और प्लेन का एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये है रियलिटी। बाद में इन्होंने इस इंसिडेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इनका कहना था सिर्फ एसी ही नहीं, प्लेन का एंटरटेनमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। पहले से खराब हो रहा था सब कुछ, मतलब कि। लेकिन फॉर्चुनेटली 11:16 पर यह फ्लाइट अहमदाबाद में सेफली लैंड कर जाती है। अहमदाबाद बिल्कुल सेफली लैंड कर गई। की रिफ्यूलिंग करी जाती है और एग्जैक्टली 42 मिनट्स का समय लगता है इस प्लेन में फ्यूल भरने में, जो कि यूजुअल से थोड़ा सा ज्यादा है। आमतौर पर 30 से 35 मिनट का समय लगना चाहिए। एक डीजीसीए के ऑफिशियल बाद में इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है फ्यूल भरने में एक ऐसी मैक्स पेलोड फ्लाइट के लिए। लेकिन जब फ्यूल भर रहा था, पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ रहे थे। एग्जैक्टली 242 लोग इस प्लेन में चढ़ते हैं। 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। प्लेन की कमांड संभाले हुए थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनके साथ थे को पायलट जिनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोपहर के 1:31 पर यह प्लेन एक्टिव रनवे की तरफ जाना शुरू करता है। 1:34 पर अहमदाबाद के एयर ट्रैफिक सर्विसेज से इसे टेक ऑफ की परमिशन मिल जाती है और ठीक 1:38 और 24वें सेकंड पर इसके सारे प्री चेक फ्लाइट चेक्स पूरे हो जाते हैं। टेक ऑफ करने से ठीक पहले किसी भी तरह की कोई वार्निंग नहीं थी। रनवे चेंज, थ्रस्ट मॉडिफिकेशन और फ्लैप एडजस्टमेंट की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी। वेदर भी ठीक था और विजिबिलिटी भी अच्छी थी। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा था, लेकिन ऑपरेशनल लिमिट के अंदर था। ये प्लेन रनवे नंबर 23 पर जाकर अपनी पोजीशन ले लेता है। 1:48 और 44वें सेकंड पर यह प्लेन रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ कर जाता है। ये अगर आप इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सैटेलाइट इमेजरी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें एक ही रनवे है और चारों तरफ ये एयरपोर्ट घिरा हुआ है रेजिडेंशियल एरियाज। इन्हीं आसपास के घरों में रह रहा था एक 17 साल का लड़का आर्यन, जो उस समय पर अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि एक प्लेन कैसे उड़ता है। तो वो अपना फोन निकालकर वीडियो फिल्म करने लगता है। इसके द्वारा लिए गए वीडियो में देखने को मिलता है कि कैसे प्लेन का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं आया है। 1:38 पर प्लेन हवा में 625 फीट की हाइट पर पहुंचता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। कुछ ही सेकंड्स बाद पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल करके कहते हैं थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, मेरे ओरिजिनल वॉइस। इसके बाद प्लेन का एटीसी से कांटेक्ट टूट जाता है और एटीसी फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता। 1:39 13 सेकंड्स पर प्लेन नीचे गिरने लगता है और
सिर्फ 34 सेकंड्स, टेक ऑफ करने के सिर्फ 34 सेकंड्स बाद ये प्लेन एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया मेघनानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल में जाकर क्रैश कर जाता है और इस हॉस्टल में आग लग जाती है। हॉस्टल में इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था और लगभग 35 स्टूडेंट्स कैंटीन में जमा थे। बहुत बड़ा। एकदम से प्लेन आकर कैंटीन से टकरा गया। किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए स्टूडेंट्स खिड़कियों से कूदने लगे। कोई सेकंड फ्लोर से कूदा तो कोई थर्ड फ्लोर से। वहां पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जब प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकराया तब एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी और उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धुआं था और जमीन पर मलबा पड़ा हुआ था। प्लेन में मौजूद सभी लोगों में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचे। ये बचा विश्वास कुमार एक बंदा भाई, एक ब्रिटिश सिटीजन जो इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। इनका कहना है कि प्लेन के जिस साइड इनकी सीट मौजूद थी, प्लेन का वो हिस्सा चांस की बात है जमीन की तरफ गिरा। उन्हें बाहर खाली जगह दिखी तो वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आ गए, लेकिन प्लेन का दूसरा हिस्सा दीवार से ब्लॉक्ड था। इसी कारण से कोई और बाहर नहीं आ पाया। सरकार ने अभी तक ऑफिशियल टोल नहीं बताया है एग्जैक्टली कितने लोग यहाँ मारे गए, लेकिन अनुमान है कि ये नंबर 270 से भी ज्यादा होगा। ये प्लेन क्रैश इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, दुनिया के सबसे खौफनाक क्रैशेस में से एक। सवाल सबके मन में एक ही है, आखिर ये क्रैश हुआ क्यों? यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है, एयर इंडिया, बोइंग या सरकार? आइए मौजूदा एविडेंस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ हुआ क्या था। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है भाई बंदा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये बंदा था जो एक सिंगल पर्सन बचा था। दोस्तों, जब भी हम प्लेन क्रैश जैसे बड़े हादसों की खबर सुनते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को फेल होते हुए देखते हैं, तो एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से पावरलेस फील करना बड़ी आम बात है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, इनके फैसलों का क्या असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। लेकिन मेरा मानना है ऐसे केसेस में बेहतर है उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में लिए गए खुद के फैसले, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, उससे अपना फ्यूचर सिक्योर करें। और आज की दुनिया में अपना फ्यूचर सिक्योर करने का मतलब है हमारी लाइफ टाइम के सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को मास्टर करना, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The most profound technology humanity is working on. Really, सुनने वाली बातें हैं ध्यान से। dramatically. Perhaps the most important foundational technology of our time. It is a renaissance. It is a golden age. AI दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को बदल रहा है। जो लोग आज के दिन AI का सही से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे, वो लोग आने वाले टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे और उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और दूसरी तरफ जो लोग AI को इग्नोर करेंगे, वो लोग अनफॉर्चुनेटली पीछे रह जाएंगे। अगर आप AI की इस फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो तो आओ ज्वाइन करो मेरी AI मास्टर क्लास। ये शायद से देश के सबसे पॉपुलर AI वर्कशॉप्स में से है। अभी तक 50,000 से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका फीडबैक भी बहुत जबरदस्त रहा है। इनमें से 74% लोगों ने तो ये तक कहा कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं और ज्यादा वैल्यू उन्हें इस वर्कशॉप में मिली, क्योंकि यहाँ इस 3 घंटे की वर्कशॉप में आप 25 से ज्यादा AI सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखेंगे। आप जानेंगे AI से फोटोज और वीडियोस बनाना, AI के जरिए वेबसाइट्स बनाना, AI से प्रेजेंटेशंस बनाना। हजारों लोग इसका ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं और अब आपके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि 29 जून को मैं एक और बार करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा, क्योंकि हर बार मैं आपको इसमें लाइव आकर सिखाता हूं तो मेरे लिए थोड़ा रेपिटेटिव हो गया। मैं भी कुछ नया ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन आपने अगर इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छा आखिरी मौका है, सिर्फ 2 मूवी टिकटों की कॉस्ट में। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को रिकवर कर लिया है, जिसमें कॉकपिट में होने वाली बातचीत और साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी रिकवर किया जा चुका है, जिसमें ऑल्टीट्यूड, स्पीड और इंजन परफॉर्मेंस जैसी एक्टिविटीज का डेटा रिकॉर्ड होता है। इन दोनों को मिलाकर प्लेन का ब्लैक बॉक्स बनता है, जो एयर क्रैशेस को समझने में बहुत मदद करता है।
राइट। इस क्रैश की इंक्वायरी इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, जिसमें यूके और यूएस की टीम्स मदद कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये प्लेन एक अमेरिकन मेड बोइंग एयरक्राफ्ट है, तो इसकी वजह से यूएस का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड एनटीएसबी भी अपनी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कुछ दिन पहले खबरों में आया था कि इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को इंडिया से बाहर अमेरिका में भेजा जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के लिए। AI crash probe is concerned. We're now learning that the black box will be sent to the United States and all the data in it will be recovered in the US itself. लेकिन सरकार ने कहा है ये गलत है। एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार इस ब्लैक बॉक्स को इंडिया में ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स के अलावा हमारे पास कुछ और सबूत है जो ऑलरेडी पब्लिकली मौजूद है। सबसे पहले फ्लाइट रेडार का डेटा जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स बताता है कि कब प्लेन से कम्युनिकेट किया गया, एटीसी ने एग्जैक्टली कब क्या कहा, कब प्लेन ने टेक ऑफ किया, इससे पहले कौन सी फ्लाइट्स ली गई, ये प्लेन कितनी ऑल्टीट्यूड पर उड़ा और इसकी स्पीड कितनी थी जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद था। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा मौजूद है दो बड़े महत्वपूर्ण वीडियोस। एक वीडियो जो उस समय 17 साल का आर्यन अंसारी अपनी छत से बना रहा था, जो अपने गांव से पहली बार अहमदाबाद घूमने आया था और अपने रियल प्लेन के वीडियोस दिखाना चाहता था। तो मतलब नजदीक से करीब से गुजर रहा था, तो उसने वीडियो बना लिया कि जाऊंगा अपना गांव देहात में दिखाऊंगा, दोस्त या फ्रेंड को अपना करेंगे कि इतना नजदीकी से प्लेन उठता है यहाँ पे। और दूसरा जरूरी वीडियो हमारे पास आता है एयरपोर्ट पर लगे हुए सीसीटीवी से। इस दूसरे वीडियो में प्लेन के टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक ओरिजिनल वीडियो जा सकता है, लेकिन क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन पहला वीडियो जो रिलेटिवली हाई क्वालिटी का है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के क्रैश होने से पहले प्लेन के लैंडिंग गियर्स बाहर निकले हुए थे। ये चीज नॉर्मल नहीं। एरोप्लेन्स के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट जो सबसे पहला काम करते हैं वो होता है लैंडिंग गियर को अंदर करना। इसके बाहर निकले रहने पर टेक ऑफ में दिक्कत आती है। इसके अलावा वीडियो में हमें देखने को मिलता है कि प्लेन के विंग फ्लैप्स खुले नहीं हुए थे, रिट्रैक्टेड थे। विंग फ्लैप्स हवाई जहाज के विंग्स पर एग्जैक्टली यहां मौजूद होते हैं। इन फ्लैप्स के खुलने और बंद होने से प्लेन का ऊपर नीचे जाना कंट्रोल किया जा सकता है। जब ये फ्लैप्स खुलते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं। डिप्लॉय किए जाने का मतलब है बाहर निकल के नीचे की तरफ पॉइंट करना। तो ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, जिसकी वजह से लिफ्ट पैदा होती है और ड्रैग भी बढ़ता है। इसकी मदद से प्लेन टेक ऑफ के वक्त ऊपर उड़ पाता है। वैसे लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों केसेस में प्लेन के फ्लैप्स को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन जिस एंगल पर डिप्लॉय किया जाता है वो अलग होता है। लेकिन सिर्फ जब प्लेन हवा में सीधा उड़ रहा होता है, फ्लैप्स को रिट्रैक्ट करके रखा जाता है। अब हमारी इस एयर इंडिया फ्लाइट में टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे, सही तरीके से खुले नहीं हुए थे और लैंडिंग गियर भी बाहर था। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक थ्योरी लिखी कि टेक ऑफ के बाद एक तेज आवाज आई होगी प्लेन के इंजन फेल होने की वजह से। इसे सुनकर पायलट घबरा गए और लैंडिंग गियर अंदर करना भूल गए। ऐसी ही एक मिलती जुलती थ्योरी है कि को पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर की जगह विंग फ्लैप्स अंदर कर दिए। ये सभी थ्योरीज आती हैं इस कैटेगरी के अंदर कि पायलट्स की गलती थी। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री को एयर इंडिया के एक 787 के पायलट ने बताया कि इस थ्योरी के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि ड्रीम लाइनर में बड़े वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं। अगर फ्लैप्स अच्छे से सेट नहीं किए हो तो पायलट्स को वार्निंग दी जाती है, ढेर सारी वार्निंग लाइट्स बजने लगती हैं। इसके अलावा कैप्टन सुमित सबरवाल का 8000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, बहुत ही एक्सपीरियंस। तो इस चीज की संभावना बहुत कम है कि यहाँ पर पायलट्स की तरफ से कोई गलती हुई होगी। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सुहेल हांडा के मुताबिक ड्रीम लाइनर फ्लैप्स के बिना 600 फुट तक पहुंच जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ले जाने के लिए एक इंजन भी काफी होता है। तो अगर ये थ्योरी सच नहीं है तो इसके बाद मोटे मोटे तौर पर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, प्लेन में अचानक से टोटल पावर लॉस हो जाना। और ऐसा होने का एक बड़ा सबूत हमें आर्यन के वीडियो में देखने को मिलता है। करीब से देखोगे तो इस वीडियो में आपको प्लेन के नीचे एक और ऑब्जेक्ट सा दिखाई देगा। कई सारे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चीज रैट है, रैम एयर टर्बाइन। ये एक छोटा सा विंड टर्बाइन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आज के दिन लगभग सभी एरोप्लेन्स में मौजूद होता है। ये आपको लैंडिंग गियर के ठीक पीछे मिलेगा। जब भी किसी एरोप्लेन के सारे पावर सोर्सेस काम करना बंद कर देते हैं, तब ये टर्बाइन ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आता है और हवा में तेज तेज घूमकर पावर जनरेट करने लगता है। इससे ज्यादा बिजली तो जनरेट नहीं होती, लेकिन इतनी जरूर होती है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में एरोप्लेन्स में कुछ क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स काम कर सके। अब बात यह है कि अपनी बिजली जनरेट करता है एरोप्लेन की स्पीड की वजह से, क्योंकि एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसकी वजह से जो हवा लग रही है इस टर्बाइन पर, वहां से बिजली जनरेट हो रही है। तो जितनी ज्यादा तेज प्लेन उड़ेगा और जितनी ज्यादा हाइट पर प्लेन मौजूद होगा, उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली ये रैट काम करेगा। इसको लगाने के पीछे पर्पस यही है कि पायलट्स को किसी
सेफ जगह पर लैंड करने का समय मिल सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली AI-171 की फ्लाइट में ना तो प्लेन की ज्यादा हाइट थी और ना ही प्लेन ने ज्यादा स्पीड पकड़ी थी, और ऊपर से पायलट्स के पास 30 सेकंड से भी कम का समय था, तो रैट मदद नहीं कर सका। लेकिन अगर हम ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि जो वीडियो में हमें वो ऑब्जेक्ट निकलता हुआ दिखा वो रैट ही था, तो इससे ये हमें सबूत मिल जाता है कि एक्चुअली में इस प्लेन में टोटल पावर लॉस ही हुआ था। एकदम से कुछ विश्वास कुमार रमेश ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि क्रैश होने से ठीक पहले एक बड़ी तेज आवाज सुनाई दी थी और लाइट्स फ्लिकर करने लगी थी। एविएशन एक्सपर्ट और यूट्यूबर कैप्टन स्टीव शाइबनर का कहना है कि ये तेज आवाज उस हैच के खुलने की आवाज हो सकती है जिसके अंदर रैट होता है। And now we've got a guy saying he heard a loud bang and the lights flickered. What would cause that? The deployment of the rat. इसी तरह लाइट्स का फ्लिकर होना भी बड़ी आम बात है जब रैट डिप्लॉय होता है, क्योंकि ये रिजर्व इलेक्ट्रिक पावर को अपने डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे बाकी सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं। रैट के डिप्लॉय होने का एक और सबूत आर्यन के वीडियो में मौजूद है। उस वीडियो को जरा ध्यान से सुनो तो आपको एक प्रोपेलर जैसी आवाज सुनाई देती है। जब कोई 787 ड्रीमलाइनर का प्लेन इस तरीके से आपके ऊपर से गुजरेगा, उसकी आवाज अलग आती है। इन दोनों वीडियोस को साइड बाय साइड रखकर एक बार दोबारा से सुनिए, आपको एयर इंडिया फ्लाइट वाले वीडियो में प्रोपेलर जैसी आवाज सुनाई देगी। बूम 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 आवाज आ रही। इसमें कोई वॉइस नहीं है। इससे ये बात लगभग क्लियर हो जाती है कि रैट एक्चुअली में डिप्लॉय हुआ था। लेकिन फिर अगला सवाल उठता है कि रैट डिप्लॉय क्यों हुआ था। मोटे मोटे तौर पर 3 इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जो कारण बन सकती हैं रैट के डिप्लॉयमेंट के पीछे। पहला, जब प्लेन में टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए। दूसरा, प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए। या फिर तीसरा, प्लेन के दोनों इंजन्स फेल हो जाएं और प्लेन में कोई पावर सोर्स ही ना रहे। दोनों इंजन्स फेल होने को डुअल इंजन फेलियर कहा जाता है, जो एक्चुअली में बहुत ही रेयर चीज है। ये इतना रेयर है कि पिछले 70 साल में डुअल इंजन फेलियर के केवल 7 मामले सामने आए हैं। लेकिन हमारे केस में 1-2 ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती हैं कि एयर इंडिया की इस फ्लाइट में शायद यही हुआ था। पहली, प्लेन के क्रैश होने से पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को की गई मेडे कॉल में कहा था कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा। Thrust not achieved. Falling. Mayday. कोशिश तो पूरी करी यार। जब प्लेन उड़ता है तो उसके इंजन से जो तेज हवा पीछे की तरफ निकलती है वो उसे आगे की तरफ जोर से धक्का देती है और इसी धक्के को थ्रस्ट कहा जाता है। थ्रस्ट ना मिलना दिखाता है कि प्लेन्स के इंजन में कुछ गड़बड़ थी। और दूसरी, इसके अलावा लैंडिंग गियर का अंदर ना होना भी डुअल इंजन फेलियर का सबूत हो सकता है, क्योंकि इतनी पावर ही नहीं थी कि लैंडिंग गियर को अंदर किया जा सके। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर इस प्लेन में डुअल इंजन फेलियर हुआ तो वो क्यों हुआ। इसके पीछे 3 अलग अलग थ्योरीज हैं दोस्तों। पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी है फ्यूल कंटेमिनेशन। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर SJ मुरलीधर का मानना है कि इस फ्लाइट में शायद फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ था। One of the possible reason what I can think of, it can be due to fuel contamination. यानी कि जो तेल डाला गया प्लेन में प्रॉब्लम वहां थी। इनके मुताबिक फ्यूल कंटेमिनेशन होने पर या तो कम थ्रस्ट जनरेट हुई जिससे प्लेन ऊपर नहीं उड़ पाया, या इसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। स्ट्रैटेजिक एविएशन सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन नील हैंसफोर्ड ने द गार्डियन को भी ऐसा ही कुछ कहा कि वैसे तो फ्यूल टैंक फुल था, लेकिन फ्यूल कंटेमिनेंट से क्लॉगिंग हो सकती है और फ्यूल ब्लॉकेज से इंजन प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूल कंटेमिनेशन होने के पीछे दोस्तों अपने अलग अलग कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूल में पानी होना, कचरा होना, या क्ले, रस्ट, डर्ट, इवन माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो ग्राउंड व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो अगर जेट फ्यूल के साथ मिक्स हो जाए तो नॉन सॉल्युबल क्रिस्टल्स बन सकते हैं, जो एक्चुअली में जाकर एक बार फिर से क्लॉगिंग कर सकते हैं। 2019 में अमेरिका में इसी तरह के 3 केसेस सामने आए थे। मार्च 2019 में एक बोइंग 787 को जापान में फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से ही डुअल इंजन मेल फंक्शन सहना पड़ा। थैंकफुली इस केस में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, पायलट सेफली इस प्लेन को लैंड करा पाए थे इसके बावजूद भी। लेकिन अगर इस एयर इंडिया क्रैश के पीछे कारण यही निकलता है तो ब्लेम यहां फ्यूल सप्लायर्स पर भी आएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 3 फ्यूल सप्लायर्स हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस। फ्यूल कंटेमिनेशन होने का मतलब है कि दोस्तों देखा आपने पूरी डिटेल में इस वीडियो में समझाया गया आखिरकार प्लेन क्रैश क्यों हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर देना, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए बाय बाय।